हेलो तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्जाम। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, बोध गया में बोधि वृक्ष जो है किस पीढ़ी का है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी और षष्ठम पीढ़ी। तो बोध गया में जो दोस्तों बोधि वृक्ष है, तो यह बिहार के गया जिले में बोध गया नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। तो अगर हम बोधि वृक्ष की बात करें तो बोधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान का वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष को क्या कहेंगे? ज्ञान का वृक्ष। और इसे ज्ञान का वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को 531 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यह किस पीढ़ी का था? तो यह था दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का। किस पीढ़ी का था? चतुर्थ पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 जो है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लक्षवी के द्वारा? ठीक है, तो अगर हम वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली को 3 धर्मों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 धर्मों की भूमि। तो वैशाली हमारा बिहार में पड़ता है, वैशाली। ठीक है, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था लक्षवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लक्षवी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? क्या वह उदयन थे, हमारे अशोक थे, या बिंबिसार, या महापद्मनम? ठीक है, तो पाटलिपुत्र को जो संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्तमान में अब क्या नाम है? तो उसे पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना। तो पटना जो है बिहार की राजधानी है वर्तमान में। क्या है? बिहार राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? पटना। इसे ही पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो यह इसकी स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी? उदयन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, उदयन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो क्या वह अकबर ने बनवाया था, या जहांगीर ने, या नूरजहां ने, या शाहजहां ने? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है दोस्तों किसने बनवाया था हमारा? तो यह बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। तो यह बनवाया था नूरजहां ने। और कहाँ पर बनवाया था? आगरा में, यमुना नदी के किनारे या तट पर बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? क्या वह ऐबाज को नियुक्त किया था, या नासिरुद्दीन महमूद को, या अलीमुद्दीन को, या मलिक जानी को? तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने जो अपना बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था वह थे हमारे मलिक जानी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वह राहुल शंकरत्यायन ने किया था, या यदुनंदन शर्मा ने किया था, या स्वामी सहजानंद ने, या स्वामी योगानंद ने, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ पर अगर हम बिहार में जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था उसकी बात करते हैं तो वह किया था, इसका नेतृत्व किया था हमारे किसने? राहुल शंकरत्याय जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोग
बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमें दिया गया है बलवंत राय मेहता या BR अम्बेडकर या जस्टिस कृष्ण अय्यर और जगजीवन राम। तो यहाँ पर जो पंचायती राज समिति है उसके अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो हैं हमारे बलवंत राय मेहता जी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 हमें दिया गया है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? वह कौन सा व्यक्ति है जो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो वह ऑप्शन में हमें दिया गया क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर या सी राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय या BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वह प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि व साहित्यकार थे जिन्हें एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो वह किस पर मिला था, कौन सी उनकी रचना थी? तो वह थी गीतांजलि। गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्होंने ही जनगण मन राष्ट्रगान की रचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ सही जवाब है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो भारतीय इतिहास से किस प्रकार संबंधित है वर्ष 1919? क्या वह ऑप्शन ए में हमें दिया गया है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से या जलियांवाला बाग त्रासदी से या बंगाल विभाजन से या खिलाफत आंदोलन से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्ष 1919 की, तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी और बमबारी करवाई थी। तो यहाँ पर बहुत से जो सैनिक हैं मारे गए थे जलियांवाले बाग हत्याकांड में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 22 जून या 22 दिसंबर या 21 मार्च को या 22 सितंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह होता है हमारा 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन होता है हमारा 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। ठीक है, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह हमारा 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो इनमें से कौन जो है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और ग्रेट बैरियर रीफ जो है हमारी कहाँ पड़ती है, प्रशांत महासागर में। कहाँ पड़ती है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ ही गए होंगे अब। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो एकदम राइट जवाब। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिक में? अंटार्कटिका में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका में, जो भारत का पहला वैज्ञानिक आधार केंद्र था। भारत का जो पहला वैज्ञानिक आधार केंद्र था वह क्या था, अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा हमारा, अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो वह कौन सी श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी? तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है तो वह है हमारी आल्प्स पर्वत। कौन है, आल्प्स। और रॉकी जो है ये कहाँ की है हमारी, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका का। रॉकी जो है हमारा ये कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का। और एंडीज, एंडीज कहाँ का है, ये है हमारा
दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर क्या है हमारा समझ गए होंगे। आल्प्स जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है ए में नील नदी, अमेजन नदी या मिसिसिपी या गंगा नदी। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे, नील नदी। तो आप लोगों का यह आंसर एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबी नदी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे अगर बड़ी नदी है तो वह कौन सी, हमारी अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी होगी हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.8% पूरा होता है, तो यह किससे होता है? बृहद परियोजनाओं से, मेजर प्रोजेक्ट से, या लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, या लघु परियोजनाओं से, या मध्यम परियोजनाओं से। तो भारत का जो 47.8% जो है हमारा, ये किससे पूरा होता है? ये होता है हमारा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। किससे होता है? तो ये जो है दोस्तों हमारा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से भारत का जो सिंचाई क्षमता का प्रतिशत है ये पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, या लौटता मानसून से, या दक्षिण पूर्वी मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून, या संवहनिक वर्षा से। तो भारत की दोस्तों जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह होती है हमारी दक्षिण पूर्वी मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो यह मानसून किस महीने में अधिक होता है? तो यह होता है हमारा दोस्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। कब होता है? जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। तो प्रश्न नंबर 17 में हमें दिया गया है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो वह क्रम कौन सा है? 10वां या 11वां या 13वां या 12वां? तो अगर हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन सी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? कौन? हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अगर हम 11वें राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 11वें राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम जो थे, इन्होंने 2002 से 2022 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था। इसके बाद 12वें में नंबर पर आई थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर रहीं। इसके बाद 13 नंबर पर हमारे आए हैं कौन से? प्रणब मुखर्जी। 13वें नंबर पर कौन से हमारे राष्ट्रपति बने थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 14वें नंबर पर हमारे बने थे रामनाथ सिंह कोविंद जी। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारी कौन है? 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो वह हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, जो आदिवासी पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब क्या हो गया है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब, 12वें नंबर की। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी हमें दिया गया जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी दिया गया है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। ऑप्शन डी हमें दिया गया है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है तब। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो जो विधेयक है दोस्तों वह एक अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ।
तो प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा दोस्तों कभी हमारी भंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद के एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह हमारा है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी, या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वह दोस्तों हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी। कौन है दोस्तों, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक यू।